हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 6 से 10th तक, और इस क्रम में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 तक हमारे ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हो चुका है और चैप्टर नंबर 5 आज हम देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अभी हम केवल ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम और सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो अक्टूबर तक सारे एनसीईआरटीज़ की क्रिस्प बना के आपके चैनल पे दे देना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब कीजिए, हमें बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था वायु के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या सीखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जल क्या है, जल चक्र क्या है। ठीक है, जल चक्र में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। फिर हम देखेंगे कुछ प्रमुख समुद्र, झीलें, नदियाँ आदि को। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जल के वितरण को, कि जल का वितरण किस प्रकार है इस संसार में और कैसे ये इफ़ेक्ट करता है मानव जीवन को। आगे देखेंगे महासागरीय परिसंचरण को, कि किस प्रकार ये परिसंचरण होता है, कौन कौन से घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन सी तरंगें उठती हैं, इनका क्या क्या नाम है, कैसे ये विनाशकारी हैं या कैसे ये मानव जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ज्वार भाटा के बारे में देखेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद इस मैप को डिस्कस करके हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से बड़े फैक्ट्स निकल के आते हैं जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हो, आप चाहे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें या आप स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, ये चैप्टर दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं जल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि देखिए, जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है तो हमारा जो जल धीरे धीरे वाष्पित होता है। अब वाष्पित होने के बाद, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वाष्पित होने के बाद ये ठंडा होकर ऊपर जाता है तो जल वाष्प के रूप में संघनित होता है और बादलों का रूप ले लेता है। बादल में जब जल की बूंदें इतनी वजन की हो जाती हैं कि वो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाता है, या यूँ कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल जब वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो खुद को एयर में नहीं रख सकती तो वो नीचे गिरने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, और इसी अगर वो बड़े आकार की हो तो हिम या सहिम वृष्टि के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ताप के कारण जल वाष्पित होता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, और फिर जब ये बादलों का रूप ले लेगा तो उसके बाद यहाँ फिर वर्षा के रूप में फिर से धरती पर या समुद्र में नीचे, मतलब धरातल पर गिरेगा। ठीक है, जब ये धरातल पर गिरता है तो ये प्रक्रिया लगातार एक साइक्लिक प्रोसेस में चलती रहती है। मतलब पहले आपका जल जो है सूर्य तप से वाष्पित होगा, वाष्पित होके वो संघनित होगा, संघनित होकर बादल का रूप लेगा, बादल से वर्षा हिम या सहिम रूप से नीचे गिरेगा। ये लगातार कंटिन्यूसली बना रहता है और इस प्रकार से महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच में लगातार ये चक्कर काटता रहता है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। मतलब जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल लगातार अपने विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता रहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक थलशाला के समान है। थलशाला बेसिकली ऐसी जगह जहाँ मतलब जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वो आज भी वहीं मौजूद है। मतलब जहाँ जो स्थिति थी वहाँ आज भी है। जल की स्थिति जो पहले थी वही स्थिति आज भी है। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी समय में वो अमेजन नदी के बीच सैकड़ों वर्ष पहले वो अमेजन नदी में बहता रहा हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, ऐसे जल को जो है वो हम अगर हम बात करें कि जो है अलवण जल, या जिसमें जो खारे नहीं मीठे पानी की बात हो रही है। ठीक है, अलवण का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं मीठे जल की बात हो रही है। मतलब जो पेयजल होते हैं या जो पीने योग्य होते हैं या जिनमें नमक नहीं मिले होते हैं। लवण से मतलब है नमक की। ठीक है, तो नमक
इनका जो मुख्य स्रोत है वो 3 जगह 4 जगह देखने को मिलता है। या तो ये नदी में मिलेंगे, या किसी ताल में, हो सकता है किसी सोते में, ठीक है, और या किसी हिमनद पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास समुद्रों में या महासागरों में जो जल है वो बेसिकली लवणीय प्रकृति का होता है, वो खारा होता है, नमक होता है, और इसमें जो है सोडियम क्लोराइड या खाने वाले नमक का उपयोग, लाइक खाने वाला नमक होता है जो खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जल चक्र के बारे में बताया गया कि देखिए यहाँ पे जल था, ये वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है और फिर एक समय में संघनित हुआ, संघनित होकर ये वर्षा हुई, वर्षा के बाद फिर से वाष्पीकृत हुआ, और ये लगातार साइक्लिक प्रोसेस चलता रहा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो स्थिति बनी, इसी को हमने जल चक्र का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो बेसिकली ये बता रहा है कि विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियां हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास 6 में बताया था कि हमारे पास 5 मुख्य महासागर हैं, इसमें प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, और हिंद महासागर। यहाँ भी आपको प्रशांत महासागर ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 5 महासागर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और उसके अलावा दक्षिणी महासागर, ये 5 महासागर हैं आपको जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है वो कुछ सागर भी देखने को मिलते हैं, जैसे आर्कटिक सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, बीच बीच में जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। ऐसे ही लाल सागर, रेड सी जिसे आप कहते हैं। फिर यहाँ पे कैरेबियन सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ चाइना सी मिलेगा, मतलब दक्षिणी चीन, पूर्वी चीन सागर मिल गया है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इन सब में जो जल पाए गए बेसिकली सागर और महासागरों में, यहाँ पे खारे जल मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ, इसके अलावा गोदावरी और बाकी बहुत सारी नदियाँ हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। ये 2 प्रमुख नदियाँ जो देखने को मिल रही हैं एशिया महाद्वीप में। फिर ऐसे ही डेन्यूब नदी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आपको नाइजर देखने को मिलती है अफ्रीका महाद्वीप में, नील देखने को मिलती है, विक्टोरिया देखने को मिलती है, कांगो देखने को मिलती है, ऑरेंज देखने को मिलती है, ठीक है। जो है अमेजन देखने को मिलती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी मिसिसिपी यहाँ पे देखने को मिली। अब आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ झील बहुत देखने को, गेट बियर, गेट स्लेव, विनिपिग, सुपीरियर, हारून, साल्ट लेक ना, और इस तरीके से बहुत सारी झील और नदियाँ देखने को मिलती हैं जो प्रमुख तौर पे यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जब हम आगे की क्लासेस में इसकी चर्चा करेंगे तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे इसका कैसे इसे समझा सकता है, और हर झील, हर नदी के एक पर्टिकुलर खासियत है जो कि उसके बारे में बताती है। तो हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हमारे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेसिक नॉलेज को इंक्रीज़ करने में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सैलिनिटी के बारे में ना। तो जब हम सैलिनिटी या लवणता के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या होती है कि 1000 ग्राम में जितनी नमक की मौजूद मात्रा होगी उसी को हम औसत लवणता कहते हैं। जैसे ही 35 भाग जो है वो प्रति 1000 ग्राम अभी के लिए जो कैलकुलेटेड है वो यही है, ठीक है। इज़राइल, ठीक है, डेड सी एक जगह है जहाँ कहते हैं अगर आप तैरने के लिए सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। आप YouTube पे जाके इसके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर डूबने का खतरा नहीं होता, आप इसमें आराम से तैर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नमक की बहुत अधिकता है। इसकी सैलिनिटी जो है वो 340 ग्राम प्रति लीटर की है, तो ये बहुत सघन हो जाती है, मतलब आदमी डूबता ही नहीं उस पर, आप कूदते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तैरने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, इसमें तैराक आराम से प्लब कर सकते हैं, मतलब ऐसा सागर जहाँ पे आदमी डूबता नहीं, उसे डेड सी कहते हैं, मृत सागर कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है कि हमारे पास जो है पृथ्वी की सतह का जो है वो 3/4, हमारी पृथ्वी जो है वो 3/4 भाग जो है उसका वो जल से घिरा हुआ है। लेकिन हम अक्सर देख लेते हैं ना कि हमारे पास अक्सर न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि यहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ से पानी की कमी है, इस देश में पानी नहीं है, या जो है अफ्रीका में पानी नहीं है। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पानी बड़ी मुश्किल है। हालांकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी
न्यूनतम मात्रा में मिल पाती है। गर्मियों में अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ पानी की कमी का सामना है। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो जल है वो महासागरों में अवेलेबल है ना। तो महासागरों में 97.3% जल है। यहाँ से ये कई बार लाइक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम, अभी इसको आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनने की संभावना रहती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने भी हैं कि सबसे ज़्यादा जल तो आपको पता है कि महासागर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद की कंडीशन ये होती है कि फिर हमें उतना डिटेल में नॉलेज होती नहीं कि सबसे ज़्यादा कहाँ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे बर्फ छत्रक दिया गया है, हालांकि बर्फ छत्रक जो है वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपको भूमिगत जल देखने को मिलता है जो कि हमारा पेयजल होता है। झीलों के लवण जल ये भी हमारे पेयजल में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें ये जो है 0.09% है। वायुमंडल में जो मतलब वाष्प की मात्रा में उपस्थिति है वो ये है। नदियों में लगभग 0.001 मतलब कितना कम जल जो है हमारे पास अवेलेबल है पीने के लिए। अगर हम पीने के लिए ही देखें तो हम भूमिगत जल का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं, तो 0.68 मतलब बहुत कम परसेंट। और नदियों का पानी पी सकते हैं तो बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम जल हमारे पेयजल के रूप में उपलब्ध है। इसलिए अक्सर देखते हैं कि पानी का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं खुद से, ठीक है। वैसे मैं उसे वहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंपली आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जीवन के लिए जो है वो जल बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि प्यासे होने पर केवल जल ही एक ऐसा पदार्थ जो हमारी प्यास बुझा सकता है। इसके अलावा आप कोई जो है कोई ऐसा दूसरा पदार्थ नहीं जिसके थ्रू आप जल से उत्पन्न हुई, जल के लिए उत्पन्न हुई प्यास को बुझा सकें, ठीक है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वायु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे ही हमारे लिए जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इसके सुरक्षा और इसको जो है जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये बात मैंने आपको क्लास 6 वाले एनसीईआरटी को कवर करते वक्त भी बताई थी, ठीक है। और ये जल संरक्षण की विभिन्न प्रचलित विधियों को लाइक बताता है। और उसके अलावा इस समय जो है जल को, चूँकि ये समय ऐसा है कि हमें जल की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, तो इस समय इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। आप सभी से भी निवेदन रहेगा मेरा कि आप कोशिश करें कि एक लिमिटेड यूटिलाइजेशन करें जल का, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, यहाँ तक कि अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कर सकें। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ बात हो रही है महासागरीय परिसंचरण की, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया कि समुद्री तट पर टंगे पैर से चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। जैसे पुलिन पर अगर हम चलें तो वहाँ नम, पुलिन मतलब तटों की बात हो रही, नम बालू होता है, ठंडी पवन होती है, समुद्री पक्षी देखने को मिलते हैं और वायु में एक अजीब सी गंध होती है, इसे हम नमक लवणीय गंध कह सकते हैं, ठीक है। और लहरों की गति में थोड़ा सा संगीत जैसा लगता है। तो कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए होंगे किसी सी शोर पे, तो आपको ये पता होगा कि मतलब बड़ा मनमोहक सा दृश्य होता है, देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। और मनास्थिति लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि महासागरीय जल के बारे में, तो महासागरीय जल हमेशा लगातार गतिमान रहता है, ठीक है। कभी ये रुका नहीं रहता, बराबर एक लगातार कंटिन्यूसली इसमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गति होती रहती है। जबकि हम अपने आसपास के ताल में देखें, झील में देखें, तो वहाँ क्या होता है, एक ठहराव स्थिति होती है, क्योंकि वो चारों तरफ आमतौर पे ताल खुला भी होगा तो भी उसमें लहरों की गति उतनी बड़ी बहुत ज़्यादा गतिमान स्थिति में नहीं होती, ठीक है। तो महासागरों में क्या होता है कि लगातार जल गति करता रहता है और इसी गति के हिसाब से कई चीज़ें उसमें परिवर्तित भी होती हैं। जैसे कुछ तरंगे आती हैं, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, जो धाराएं होंगी, तो उनको और उसके आधार पे ज्वार भाटा जो होते हैं, ठीक है, वो भी इसके गतियों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें कि महासागरों की गतियों की, तो 3 तरीके से, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, इन तीनों में आप इसे बांट सकते हैं। ये प्रशांत महासागर का एक दृश्य दिया गया है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, ठीक है, आकार कैसा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीचे मुझे, ठीक है। अभी के लिए हम मूव करते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। बात आती है तरंगों की,
ठीक। तो जब भी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा अक्सर लहरें उठती रहती हैं, हिलकोरे उठते रहते हैं जब खासकर बहुत तेजी से हवा चलती है ना। तो जब किसी भी नदी में भी आपने देखा होगा या किसी महासागर के तट पे अगर आप गए होंगे तो अक्सर देखिए उसमें हिलकोरे होती रहती है, जल उठेगा फिर गिरेगा, जल उठेगा फिर गिरेगा। तो इसी उठना और गिरने वाली प्रक्रिया को जो है वो हम तरंग कहते हैं। ठीक है, जब महासागरीय सतह पर लगातार जल उठता रहता है और गिरता रहता है तो इसी को हम तरंग कहते हैं। ठीक, आमतौर पे समुद्री सतह पे ये तब होता है जब पवन बहती है। ठीक, जितनी तेज पवन बहेगी तरंग की स्थिति उतनी बड़ी देखने को आपको मिल सकती है। कई बार जब तूफान जैसी स्थिति बन जाती है, मतलब बहुत तेजी से वायु चलेगी, तो ऐसी स्थिति में ये लहरें भी बहुत तेज उठती हैं, यहाँ तक कि ये 15 मीटर से अधिक कई बार ऊंची उठ जाती हैं, और जिन्हें जो है 15 मीटर से तक की ऊंचाई जो विशाली ज्वारीय तरंगे होती हैं उनको हम सुनामी के नाम से कहते हैं। ठीक है, ये बड़े खतरनाक होते हैं, आसपास के तटीय क्षेत्रों में बड़ी तबाही मचाती हैं। अक्सर जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को, हालांकि अब तो हमारे पास IMD है, मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो पहले से सूचना दे देता है इसकी, वरना एक समय में बड़ा नुकसान होता था। ऐसा यहाँ पे बताया गया कि 2004 में जो सुनामी आई थी वो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका था, और ये अंडमान निकोबार में एक जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो लगभग डूब गया था। बाद में फिर से अब वो फिर से डेवलप हो गया है। तो मतलब उस समय की स्थिति में ऐसी स्थिति थी कि ये इतनी तेज तरंगे थी कि वो डूब गया था। ठीक, अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी वो 150 मीटर मापी गई है, और उसमें जो है हवा की गति या तरंगों की गति जो है वो 750 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार से चल रही थी। ठीक, ऐसी स्थिति कई बार इसलिए भी होती है कि नीचे जल की सतह पर या महासागर की जो तली होती है वहाँ पे भूकंप आ जाए या कोई ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, तो ये जल के नीचे कहीं भूस्खलन हो जाए तो महासागरीय जल जो है वो बहुत तेजी से विस्थापित होता है। जब तेजी से विस्थापित होगा तब भी ये स्थिति ऐसी ही बनती है, केवल वायु के चलने से नहीं, भूकंप आने से, ज्वालामुखी उद्गार से, जल के नीचे जो है वो भूस्खलन से, ये भी स्थिति ऐसी बनती है कि महासागरीय जल बहुत तेजी से विस्थापित होंगे। जब तेजी से विस्थापित होंगे तो वो अगल बगल की जल को जो है ऊपर हिलकोरों के टाइप ऊपर उठाएंगे और नीचे गिराएंगे। तो इसी स्थिति में जब ये 15 मीटर से ऊपर उठने लगे, मतलब एक मानक दे दिया गया कि 15 मीटर तक या 15 मीटर से ऊंची उठे तो आप उसे सुनामी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है सुनामी को पृथ्वी का तांडव नाम से, और ये 2004 की एक केस स्टडी दी गई है जब हिंद महासागर में जो है ये सुनामी आई थी। ये इसका कारण जो था वो बेसिकली भूकंप का परिणाम था, जिसका जो है एपिसेंटर जो है वो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, और कहा गया है कि इसमें 9 रिक्टर पैमाने पर इसकी जो तीव्रता थी वो 9 मापी गई थी। ठीक, अब यहाँ पे और जैसा भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है जिसके कारण भी होता है ना। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, तब भी समुद्र में अकस्मात गति उत्पन्न हुई और इसके कारण भी ये भूकंप आया था। ठीक है, तल लगभग 10 से 20 मीटर विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। ठीक है, तो ये स्थिति कैसे बनती है आमतौर पे, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, ऊपर भी हमने आपको यहाँ पे बताया कि इंदिरा पॉइंट डूब गया था, तो आप एक बार इसे केस स्टडी को पढ़ सकते हैं कि ये तो आपके लिए इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक बेसिकली इनिशियल कॉन्सेप्ट के लिए एक अच्छा रहेगा कि आप एक केस स्टडी मान लीजिए कभी एज एग्जाम्पल आप मेंस में लिखते हैं तो एज एग्जाम्पल आपको देने में आसानी होगी। एक बार आप इसे पढ़ लें, यही मेरा सजेशन रहेगा, या मैं पढ़ देता हूँ, आप एक बार इसे पूरा सुन लें। 26 दिसंबर 2004 को मैंने बताया कि यहाँ पे हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा ये पोताश्रय तरंग भी बोलते हैं इसे। बेसिकली ये नाम जापान से लिया गया है, कहीं लिखा था आपकी बुक में ही लिखा है, कहीं ये है ना, जापानी जो सुनामी मतलब इस पोताश्रय तरंग। ठीक है, सुनामी के आने पर आमतौर पे पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको सुनामी तरंग मतलब पोताश्रय तरंगी कहते हैं, या जिसे आप सुनामी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकेंश सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण ये भूकंप आया था। ठीक, महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक अधिक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन का कारण नियमित अंतराल को भरने वाली एक विशाल मात्रा में
महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। अब भारतीय प्लेट चूंकि बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, तो इसके कारण जल वापस समुद्र तल की ओर लौटा और ये लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था, जिसकी तुलना आप व्यावसायिक वायुयानों की गति से कर सकते हैं। ठीक है। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे, जैसे कि भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, वो भी इसमें पूरी तरह डूब गया था। ठीक है। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप और समूह से श्रीलंका की ओर बढ़ी, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई कम होने से इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर पर आवर से घटकर 70 किलोमीटर के आसपास आ गई। ठीक। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गईं, जिनके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। ये कहाँ कहाँ प्रभावित करके गईं? आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के आसपास, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे। ठीक है। भूकंप का अनुमान लगाना हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि ये बहुत मुश्किल काम है, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। आईएमडी हालांकि प्रयासरत है इस दिशा में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव नहीं है। लेकिन सुनामी के बड़ी सुनामी की बात होती है तो वहाँ सुनामी लगातार आईएमडी इस पर निगाह रखती है और पहले ही चेतावनी देने की प्रक्रिया जारी रखती है। ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र के से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है। जब तट पे ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर अचंभे की ओर देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जिसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। मतलब लोग हिंदुस्तान में ये होता है ना, थोड़ा सा शौकिया लोग, अरे ऊपर पीछे जल पीछे हटा तो लोग चले गए देखने, अरे चलो देख के आते हैं होता क्या है। तो ऐसी स्थिति जब बनी और फिर वो वापस लौटी उतनी ही स्पीड से ना, जब स्पीड से वापस लौटी तो वो फिर वहीं पे खड़े मिल गए और उनको लेके चली गई। ये स्थिति बनी, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। तो अगली जो स्थिति बनती है वो है ज्वार भाटा की। बेसिकली महासागरीय जल का उठना और गिरना, इसे जो है ज्वार भाटा कहते हैं। दिन में आमतौर पे 2 बार देखने को मिल ही जाता है ये। ठीक है। जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो दे तो उसे हम ज्वार कहते हैं। मतलब जल का उठना जो है वो ज्वार है, और जब जल पीछे हटता है, उठने के बाद जो पीछे हटता है और अपने निम्नतम स्तर तक चला जाए तो उसी स्थिति को भाटा कहते हैं। मतलब जैसे ये उठा तो ये हो गया आपका ज्वार। ठीक है। और ये जब पीछे जा रहा है तो इसे आप कह देंगे भाटा। ठीक है। क्लियर? होता क्यों है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब उनके बीच के लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से पृथ्वी की सतह में जो है वो जल का आकर्षण और विकर्षण होता है, तो उस वजह से ये स्थिति बनती है। ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है खींचता है और ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए, जब चंद्रमा के आसपास है ये जल, तो ये जल ऊपर की तरफ खींच रहा है। ऐसी स्थिति में आपको उच्च ज्वार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही पूर्णिमा और अमावस्या, जब पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि पूर्णिमा अमावस्या में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। देखिए, ये स्थिति या ये स्थिति, दोनों में क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो तीनों एक दिशा में होंगे या 180 एक सीधी रेखा में होंगे, तब ऊंचे ज्वार आने की संभावना सर्वाधिक होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि चंद्रमा के पास जो है वो महासागरीय जल वो करीब रहता है उसके, और इस वजह से जब भी ऐसी स्थिति होगी तो जल जो है वो अभिकर्षित होगा, और वो अभिकर्षित होगा तो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। इसी स्थिति को ज्वार बोलते हैं ना, मतलब खींचने वाला स्थिति, इसी को बृहद ज्वार बोलते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा, मतलब यहाँ पे होगा,
या इस साइड में होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चांद मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों जो है वो 90 डिग्री या समकोण पे काम करेंगे, समकोण पे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, लाइक ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विपरीत दिशाओं में, मतलब चांद का जो है वो इस तरफ लग रहा है जबकि सूर्य का इस तरफ लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये विपरीत दिशाओं में काम करेंगे और इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो निम्न ज्वार भाटा के रूप में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से थोड़ी सी तली दबी दिख रही है, जैसा कि आपको ये जो आपको शेडिंग कलर दिख रहा है ये आप जल समझिए। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो है जल की स्थिति है। ठीक है, ये कई रूप में सहायक भी होते हैं, कई बार इनसे नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी बेनिफिट की बात की गई है तो नौ संचलन में सहायक होते हैं। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे पोर्ट बनाए गए हैं जो केवल ज्वार आने पर ही लाइक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय पोर्ट बोलते हैं उनको, ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। मछलियाँ किनारे आ जाती हैं तो मछलियाँ तट के निकट आ जाएंगी तो आसानी से उसे पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा इसका हो सकता है। और इसके अलावा जो है इनका उपयोग जो है वो विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जल आगे आता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है फिर पीछे आता है, तो मतलब इसके थ्रू भी जो है वो विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी क्रिया है वो है महासागरीय धाराएं। देखिए ये नियमित रूप से बहने वाली स्थिति होती है कि महासागर में बहुत सारा जल है तो वो लगातार मूव करता रहता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो जब ऐसी स्थिति में होगी, ये एक निश्चित दिशा में लगातार बहती रहती हैं और ये मतलब नॉन स्टॉप आप कह सकते हैं कि एक समय में बह रही हैं तो बहती ही रही हैं। दो तरीके की होती हैं, एक कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती। ठीक है, जैसे आप सामान्य रूप से देखेंगे कि गर्म जल धाराओं को तो ये आपको भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेंगी। मतलब जहाँ पे सूर्य, ये भी सूर्य के ताप से ही रिलेटेड है कि सूर्य का ताप जहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ भूमध्य रेखा के आसपास, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर आपको गर्म जल धाराएं देखेंगी। ठीक है, तो भूमध्य सागर से जो है ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती दिखेंगी, जबकि आप ठंडी जल धाराओं को देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ धाराओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ध्रुवों से उच्च अक्षांशों की ओर, मैंने बताया ना कि ये या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होंगी। तो लेब्राडोर महासागरीय धारा जो है वो शीत धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के तापमान को तो प्रभावित कर ही सकती हैं और इसी की वजह से जो है वहाँ का स्थलीय तापमान या स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। ठीक, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ कुहासा बहुत सारा कोहरा उत्पन्न होगा और वहाँ विश्व का सबसे अच्छा मत्स्य क्षेत्र या यूँ कहें जहाँ मछली पकड़ने वाला क्षेत्र माना जाता है। उत्तर अमेरिका में देखेंगे तो ये उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट थोड़ा सा देखने को मिलता है, या तो जापान के आसपास मछलियों लाइक मछलियों के पकड़ने की सर्वोत्तम जगह देखने को मिलती है। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिसके जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि ऊपर जो है वहाँ पे कोहरे का मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप जो है वो ऐसी स्थिति बनती है। आपने एक बहुत अच्छी मूवी देखी होगी टाइटैनिक, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि वो जो है कोहरे की वजह से पहचान नहीं पाया था और वो दूसरी दिशा में चला गया था और फिर जाके वो डूब गया। तो वो टाइटैनिक उसी पे एक मूवी बनी है, आपको मौका मिले तो आप कभी इंजॉय करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है ये ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ मिलेंगी वहाँ कोहरे वाला मौसम बनेगा। ये कुछ प्रमुख जलधाराओं की बात हो रही है, जैसे इसे कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की धारा ये हो गई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषुवतीय धाराओं की बात कर रहे हैं। वो आमतौर पे आपको यहाँ पे विषुवत वृत्त के आसपास देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो विषुवतीय धाराएं जैसे ये यहाँ देखने को मिल रही है, और एक प्रतिविषुवतीय होती है जो जस्ट उसकी उल्टी होती है, या विषुवतीय विपरीत जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है प्रवाहित हो रही है, जो बीचों बीच में आपको जो रेड कलर की दिख रही है ये सब गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, और जो ये ब्लू कलर की दिख रही है ठंडी, यहाँ पे लिखा भी है देखिए ना, कोष्ण मतलब उष्ण की बात हो रही है। ठीक है, तो हमबोल्ट करंट हो गई, ये सब क्या है, जब आप इधर से मतलब ध्रुव 0 डिग्री अक्षांश से तो 0 डिग्री या यूँ कहें कि ध्रुवों से अगर आप बात करें इस तरफ जाने की, लाइक विषुवतीय वृत्त की तरफ जाने की, तो ये आपको जितनी भी जलधाराएं देखने को मिलेंगी वो सब क्या होंगी, ठंडी जलधाराएं।
ठीक है। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी इधर से लाइक विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहेंगी वो सब क्या होंगी, वो आपकी गर्म जलधाराओं के रूप में देखने को मिलेंगी। कुछ बहुत फेमस नाम दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे भी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अलास्का, नीचे आपको देखने को मिलेगी कैलिफोर्निया, ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। हम्बोल्ट करंट जो है वो आपको ठंडी जलधारा के रूप में दिखेगी। पश्चिमी वायु अपवाह देखने को मिलेगा, यहाँ भी वही और यहाँ भी वही। ठीक है, ऐसे ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिलेगी, ये भी आपको ठंडी जलधारा के रूप में देखने को मिलेगी। फॉकलैंड की जो है ये भी आपको ठंडी है, लेकिन इसी के ऊपर जब आप देखेंगे तो ब्राजीलियन करंट देखने को मिलेगी और ये जो है वो गर्म जलधारा है। फिर वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगी, अगुलहास देखने को मिलेगा। वेनेजुएला ठंडी है और अगुलहास जो है वो आपकी गर्म जलधारा है। ऊपर देखेंगे तो आपको गल्फ स्ट्रीम की देखने को मिलेगी, जो कि आपको एक जो है वो गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, जो कि ध्रुवों से जो है वो वृत्त की तरफ आ रही है। ऐसे ही उत्तरी अटलांटिक अपवाह देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी आपको वही देखने को। क्यूरेशियो देखने को मिलेगी, ये भी आपको गर्म जलधारा है। ओयोसियो ये जो है आपकी ठंडी जलधारा है। तो इसके बारे में इसके और कैसे कौन सी ठंडी और कौन सी गर्म जलधारा है, इसका एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया कि हमें जो भी चीज़ लाइक जो भी धाराएं विषुवत वृत्त के आसपास या विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ बहेंगी वो क्या हैं, वो सब गर्म जलधाराएं हैं। और जो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ बहेंगी तो वो आपको देखने को मिलेंगी ठंडी जलधारा के रूप में। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल हम देखेंगे क्लास 11th में। आई थिंक 11th में ये दिया गया है बहुत डिटेल में, तो वहाँ पे भी हम इसका डिस्कशन करेंगे 11th या 12 में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसे आप एक बेसिक आइडिया समझ के दिमाग में रख सकते हैं। तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का क्रिस्प। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्रिस्प अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमें जो है लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करके आप हमें सूचना दे सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको मेरा प्रयास। हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे जल्दी से जल्दी इसे कवर करें, ताकि आपका एनसीईआरटी कम से कम आपकी एनसीईआरटी इतनी अच्छी हो जाए कि आप बेसिक्स एनसीईआरटीज़ को कवर करने में कोई असुविधा ना महसूस करें। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।